हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। आज दिल से बड़ी खुशी हो रही है वापस इस कॉर्पोरेट न्यूज को शुरू करते हुए। अब सवाल उठा, कई बच्चे कहेंगे कि सर ये न्यूज कॉर्पोरेट न्यूज सीरीज बंद क्यों कर देते हो? देखो, बंद नहीं करता भाई। काफी कई बार प्रेशर हो जाता है कि मतलब रिवीजन क्लासेस बनानी है। अब एग्जाम थे, सीए इंटर के एग्जाम थे, लॉ के एग्जाम थे, ऑडिट के एग्जाम थे, सीए फाइनल वालों का, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का सेट ए का सेल्फ पेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी थी, फिर सीएमए फाइनल वालों के लिए मैराथन बन रही थी। तो मतलब बहुत सारे प्रेशर थे जिनके कारण मैं जूझ रहा था 1-1.5 महीने से। बट अब थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है धीरे धीरे, जैसे एग्जाम ओवर हुए हैं एंड अब वापस से शेड्यूल में आ गया हूँ। और क्योंकि अब रिवीजन क्लासेस बन गई हैं तो अब आगे इतना बिजी शेड्यूल शायद नहीं रहेगा। चलो जी, अब लेट अस स्टार्ट। आज की कॉर्पोरेट न्यूज को शुरू करते हैं। और जो बच्चे शेयर ऑफ द वीक भी शुरू करने की बात कर रहे थे, अच्छा उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। शेयर ऑफ द वीक पे मैं रिसेंटली एक कंपनी के अभी टच में आया हूँ और वो लोग एक गेम लॉन्च करने वाले हैं। वो गेम लॉन्च होगी, मतलब आपको आपके मोबाइल ऐप पर भी वो गेम मिल जाएगी। एंड अभी मैं ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करूंगा इस बारे में, केवल इतना कहूंगा कि जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मतलब सीखना चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो वो केवल उस गेमिंग जोन में जाकर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये मनी भाई .com है ना, उससे काफी बढ़िया लेवल का प्लेटफॉर्म होगा। ये बहुत बड़े लेवल का, अच्छे लेवल का ये प्लेटफॉर्म बनेगा। और मैं उसकी पूरी जानकारी आपको अलग वीडियो में दूंगा, जहां पर मैं आप सबके साथ फिर केवल हम गेमिंग जोन के अंदर जाकर, रियल इन्वेस्टमेंट नहीं, गेमिंग जोन के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं, किसी शेयर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। मीनवाइल शेयर ऑफ द वीक भी अब इस संडे से ही शुरू हो जाएगा। और इस संडे को आपके पास एक बेहतरीन शेयर्स मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक अगर आपको याद हो तो हमने 2 कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया था। अगेन, ये जो हमारा शेयर ऑफ द वीक होते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं होता। यहाँ केवल हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्टूडेंट को केवल समझाते हैं कि क्या क्या किसी कंपनी में देखा जाता है। जैसे कि हम सुजलोन का जब हमने एनालिसिस किया था, तो याद करो कि वो कितने पे था, 11-12 पे, आज कितने पे डील करता है, 40-45 पे। ऐसे ही हमने JITF इंफ्रा सेकंड कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। जब डिस्कस किया था कितना, 520 के करीब था, आज कितना, 800 के करीब। और ये सब 3 महीने के अंदर अंदर हुआ है, या सुजलॉन में 6 महीने के अंदर हुआ है। तो अगेन हम लोग केवल सीखते हैं, बट मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कभी जारी नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जारी करने का काम केवल सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट है उन्हीं का है, और वो मैं नहीं हूं। तो इसलिए मेरा काम केवल आपको सिखाना, थोड़ा ज्ञान देना है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना मेरा काम नहीं है। मीनवाइल कभी भी शेयर मार्केट में जाने से पहले केवल आपको किसी रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की बात ही सुननी चाहिए। मेरा काम केवल आपको पहले ये सिखाना है कि मतलब क्या होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मैं नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं नहीं दे सकता, ठीक है जी। फिलहाल आइएगा, आज की हम कॉर्पोरेट न्यूज शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो है ये कि हमारा सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट एंड एथिक्स का बैच शुरू हो रहा है। ये लाइव बैच है, ध्यान रखिएगा, लाइव बैच है। 25 मई से शुरू है, और ये सितंबर 24 एंड जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा। इसमें लाइव क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे तक क्लासेस होंगी। सैटरडे को रिवीजन करके संडे को प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तो बहुत ही ढंग से एक बैच चलेगा, और 31 जुलाई से पहले पहले इसकी सभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो जिन भी बच्चों का ऑडिट जो देख रहे हैं वो इस बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड लाइव बैचेस को मैं हमेशा से प्रमोट करता हूं, क्यों? क्योंकि आपका एक शेड्यूल, एक प्रॉपर शेड्यूल बना रहता है, एक टाइमली शेड्यूल बना रहता है, तो उसका अपना ही फायदा होता है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी, अब मैं वापस आता हूं आज की कॉर्पोरेट न्यूज पे। बड़े दिनों बाद शुरू कर रहे हैं, हाँ जी। आज की न्यूज है पहली, एनसीएलटी एडमिट द वायाकॉम 18 एंड डिज्नी स्टार मर्जर स्कीम। देखो जी, भारत हमारा देश पहला एक बहुत बड़ा झटका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मर्जर में देख चुका है, जब सोनी और जी का मर्जर होना था। $10 बिलियन की वो मर्जर डील थी, जिसे ब्लास्ट कर दिया गया, मैं कहूंगा किसी पिता पुत्र के निजी स्वार्थों के कारण, और जिसको मैंने कई बार डिस्कस भी किया। बट अब ये रिलायंस, मैं कहूंगा रिलायंस, वायोकॉम जो है वहां पे रिलायंस की स्टेक है, और रिलायंस ग्रुप और डिज्नी,
ये दोनों मिलकर इस डील के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये डील भी छोटी नहीं है, $8 बिलियन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये जॉइंट बनने वाला है। एनसीएलटी ने इस एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया है। अब डील की शर्तें ये हैं कि ये मर्जर हर हालत में कंप्लीट होना है 2026 तक, हर हालत में कंप्लीट होना है। अब देखो जी, अभी एनसीएलटी ने एडमिट किया है, उसके बाद फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आएगी, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल आएंगी, फिर एनसीएलटी की भी अप्रूवल आएगी, क्रेडिटर्स की अप्रूवल आएगी। बहुत टाइम होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, बट रिजल्ट क्या रहेगा? रिलायंस विल ओन 16.34%, 46.82% वायोकॉम के पास रहेगा, वायोकॉम में भी रिलायंस का ही स्टेक है। फिर उसके बाद 36% किसके पास रहेगा? डिज्नी के पास। और कंट्रोल किसका रहेगा, मतलब हु विल मैनेज द कंपनी? आंसर इज रिलायंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक जॉइंट वेंचर बना है एंड अच्छी बात है। और बहुत बड़े सेगमेंट, बहुत बड़े लेवल का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये अमालगमेशन है, जिससे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक पक्की बात है कि एक बूस्ट मिलने की संभावना है। इस जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जैसे जैसे न्यूज आती रहेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल अभी तो एनसीएलटी में केवल एप्लीकेशन एडमिट हुई है। जब एनसीएलटी में इस तरीके की एप्लीकेशन एडमिट होती है ना, एनसीएलटी में 2 बार एप्लीकेशन जाती है, ध्यान से सुनना। सीए फाइनल जो कर रहे हैं या सीए में फाइनल जो कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब एप्लीकेशन जाती है तो इसे फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन कहते हैं। इस एप्लीकेशन के बाद एनसीएलटी अब क्रेडिटर्स की, मेंबर्स की, सबकी मीटिंग बुलाएगा, उनकी अप्रूवल होगी। उनकी अप्रूवल होने के बाद फिर एनसीएलटी के पास सेकंड मोशन एप्लीकेशन जाती है, जिसके बाद एनसीएलटी से अप्रूवल देता है। तो प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये पहली न्यूज की आज की। दूसरी न्यूज है रेलिगेयर को लेकर। ओहो, मैं सुनता रहता हूं कि जी न्यूज या जी बिजनेस पे कई बड़े बड़े एक्सपर्ट आते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइस जारी करते रहते हैं। आई डोंट वांट टू नेम देम। रेलिगेयर में इन्वेस्ट करो, रेलिगेयर में इन्वेस्ट करो, रेलिगेयर तो पता नहीं क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने तो यहाँ नहीं आया हूं, मगर मैं आपको न्यूज देने आया हूं कि रेलिगेयर का आज का स्टेटस क्या है। हुआ क्या है, कहानी सुनना पहले। रेलिगेयर में 2 ग्रुप्स हैं जिसमें एक बर्मन फैमिली भी है। बर्मन फैमिली कौन है? डाबर के प्रमोटर्स हैं, डाबर के। ठीक है जी, ये बर्मन फैमिली जो थी कंपनी के ऊपर अपना पूरा का पूरा एक अधिकार स्थापित करना चाहती थी, कंपनी के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती थी। अब कहानी क्या हुई कि ये बर्मन फैमिली के पास रेलिगेयर के 22% शेयर्स थे। अब 22% शेयर होने के बाद अब इन्होंने कहा जी कंपनी में अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं। कंट्रोल बढ़ाने के लिए इन्होंने मार्केट से 5% शेयर और एक्वायर करने की कोशिश की। अच्छा, जब भी आप 5% जब भी आप कंपनी में मिनिमम 5% की होल्डिंग रख लेते हो, मिनिमम 5%, उसके बाद अगर कभी भी +2 भी परसेंट करना पड़ता है, +2% भी, तो आपको सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, उस कंपनी को, सबको नोटिस जारी करना पड़ता है। ठीक है, ये पहला कानून है। दूसरा कानून ये है कि अगर आप कंपनी में कभी भी 25% स्टेक ले लेते हो, 25%, इनके पास, बर्मन के पास कितनी थी? 22%। तो अगर किसी भी कंपनी में 25% की स्टेक ले लेते हो तो हमारा एक सेबी टेक ओवर कोड है जो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, जो कहता है कि अब जब 25% ले ही चुका है भाई, तो पूरा कंट्रोल ले ले। पूरा कंट्रोल मतलब 50% से ऊपर, मतलब 25 तेरे पास है, 26% का, और पब्लिक को कह दे कि हाँ जी मैं ये शेयर तुमसे लेना चाहता हूं। ठीक है, तो रेलिगेयर ने 22% एक्वायर करने के बाद 5% एडिशनल और एक्वायर करने की कोशिश की। अब जो रेलिगेयर का दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप था उन्होंने इसे ओपोज किया। मीनवाइल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे ओके कर दिया। तो कंसिक्वेंटली क्या हुआ कि बर्मन फैमिली का स्टेक 22% से बढ़कर 25% हो गया। उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से 3% शेयर और एक्वायर कर लिए। अब 3% एक्वायर शेयर करने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि इनके पास स्पेशल रेजोल्यूशन को रोकने की पावर आ गई है, क्योंकि 25 पॉइंट समथिंग एडिशनल परसेंट था, तो स्पेशल रेजोल्यूशन रोकने की पावर आ गई। यस, मीनवाइल अब इन्होंने एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी जारी करना था, जो जारी कर दिया पब्लिक अनाउंसमेंट भी कि हाँ जी हमें कोई और हमें शेयर बेचना चाहता तो बेच सकता है, बट जिसके ऊपर फिलहाल रोक लगी हुई है कि अभी रुक जाओ। दूसरे ग्रुप की एप्लीकेशन पर सेबी वगैरह ने अभी रोक लगा रखी है। अच्छा, मीनवाइल क्या हुआ, अब कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन जो कंपनी में पास होने के लिए आ रहा है, बर्मन फैमिली उसको अपोज कर रही है, यानी कि कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा। तो इसी को लेकर अब रेलिगेयर एंटरप्राइज हैज मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ कमीशन सेबी फॉर इट्स एलिज्ड इनएक्शन
भाई इनके दूसरे ग्रुप का कहना है, सेबी के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की है कि आप बर्मन फैमिली के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। वो कोई भी कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होने दे रहे, मेजर डिसीजन पास नहीं होने दे रहे, जिसका रिजल्ट ये है कि कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही, कंपनी डूब रही है। तो या तो कोई एक्शन लो, या तो हाँ करो या ना करो। भाई वो जो स्टेक एक्वायर करना चाहता है, या तो उसे हाँ करो या ना करो। अब यहां पर सेबी के इनएक्शन की बात हो रही है, तो जिसको लेकर रेलिगेयर मैनेजमेंट ने अदर देन बर्मन फैमिली किसका रुख किया, दिल्ली हाईकोर्ट का। तो आने वाले समय में आपको इस पे अपडेट मिलता रहेगा। अगर तो ये बर्मन फैमिली को ओके कर दिया जाता है, डाबर फैमिली के पास ये आ जाता है, तो फिर ये कंपनी जो है मतलब अगेन एक स्ट्रीमलाइन में आ जाएगी और एक स्मूथली चलना शुरू कर देगी। अदरवाइज तो ये मिसमैनेजमेंट का केस आज के डेट में बन रहा है कि दो ग्रुप्स के झगड़े में कंपनी लूटी जा रही है, पुटी जा रही है। ठीक है जी, अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज कहीं ना कहीं मैं आपको एक नॉलेज देने के लिए बस लाया हूं। वो क्या कि देखो जी, ऐसा है सभी बहुत सीरियस होता है कि जब भी कोई आईपीओ का पैसा आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से जो पैसा आता है ना, तो आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर बताना पड़ता है कि ये जो हम पैसा रेज कर रहे हैं ये कहां कहां पर लगाएंगे। इसे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ इशू, कहां कहां पर यूटिलाइजेशन होगा, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स कहां कहां होगा। अगर आपने बताया कि भाई ये पैसा हम प्लांट एंड मशीनरी में लगाएंगे, बट आपने लगा दिया किसी और काम के अंदर, तो सेबी बड़ा पार्टिकुलर है। देखो जी, सेबी बैन्स वेरेनियम क्लाउड प्रमोटर्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट ओवर द मिसयूज ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स। यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से जो पैसा आता है, अगर उस पैसे का मिसयूज किया तो सेबी कैसे कैसे बैन लगाता है, मतलब प्रमोटर्स के ऊपर बैन लगा दिया, कंपनीज के ऊपर बैन लगता है। तो मतलब ये सीरियस है। अब मैं इसको कहां यूज करवाऊंगा, जब मैं सेबी पढ़ा रहा हूँ सीए फाइनल वगैरह के बच्चों को, तो वहां पर ऐसे एग्जाम्पल लूंगा कि किस किस रीजन से सेबी बैन लगाता है। ठीक हो गई इतनी बात। और आगे आते हैं आज की अगली न्यूज पर। बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है अगली न्यूज। क्या हुआ है, नॉर्वे का एक बहुत बड़ा फंड है, इसको मैंने काफी टाइम पहले भी कवर किया था। इसने क्या किया कि अदानी पोर्ट को अपने पोर्टफोलियो से एक्सक्लूड कर दिया। नॉर्वे का ये फंड है। अब इसने केवल अदानी पोर्ट को ही एक्सक्लूड नहीं किया, बल्कि और चाइनीज कंपनीज को भी एक्सक्लूड किया और यूएसए की कुछ कंपनीज को भी एक्सक्लूड किया है, ये कहते हुए कि भाई ये ना, ये जो कंपनियां काम कर रही हैं इससे वर्ल्ड में वॉर को प्रमोशन मिल रहा है। मतलब अदानी पोर्ट को अभी रिसेंटली हाइफा पोर्ट मिला है, आप जानते होंगे। हाइफा पोर्ट कहाँ है, इजराइल में। तो अदानी पोर्ट उसे बिल्डअप कर रहा है। अब इजराइल की इमेज वर्ल्ड वाइड डाउन चल रही है आजकल। तो फिर नॉर्वे के फंड ने कह दिया कि नहीं जी नहीं, हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये फंड ने पहले ही अनाउंस कर दिया था और मार्केट इस चीज को पहले ही कंसीडर कर चुकी है। तो अदानी पोर्ट के जो शेयर प्राइस में झटका था ऑलरेडी आ चुका है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आप अदानी पोर्ट के इन्वेस्टर्स हैं अगेन, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग वगैरह की जरूरत मुझे नहीं लगता कि इसमें होनी चाहिए। बट अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चैनल नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम केवल न्यूज का एनालिसिस करते हैं कि इस न्यूज का क्या क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे न्यूज होती है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है पतंजलि को लेकर। पतंजलि ने जब रुचि सोया नाम की कंपनी को, जो कि लिक्विडेशन में थी, जो कि इंसॉल्वेंसी के अंदर थी, उसे जब टेक ओवर किया था तो उसका नाम क्या पड़ा। पतंजलि ने जब इसे टेक ओवर किया तो नाम क्या रख दिया था इसका, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जो कि पहले रुचि सोया थी। ठीक है, अब जो टर्म थी टेक ओवर की, कि जब रुचि सोया को पतंजलि ने टेक ओवर किया तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन जुड़ी हुई थी। वो कंडीशन क्या थी कि रुचि सोया की एक सब्सिडरी कंपनी थी जिसका नाम था रुचि इथोपिया होल्डिंग लिमिटेड। अच्छा, टर्म्स ऑफ टेक ओवर ये थी कि पतंजलि केवल रुचि सोया को टेक ओवर करेगी, परंतु रुचि इथोपिया होल्डिंग्स लिमिटेड को इसे बेचना पड़ेगा, इसमें स्टेक सेल करना पड़ेगा। आज वही पतंजलि ने किया है। अपनी जितनी स्टेक थी वो उठा के रुचि इथोपिया लिमिटेड में उठा के इन्होंने बेच दी है। ओके, सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ये स्टेक बेच दी गई है। 31 ऑफ द आईबीसी, सीए फाइनल वाले जो हैं ध्यान रखेंगे इस बात का, 31 ऑफ आईबीसी आएगा। हाँ जी। अच्छा, बेची किसे है? मैंने जब ये नाम सुना तो मैं थोड़ा सा फिर हैरान था। मैंने कहा भाई कहीं ऐसा तो नहीं ले दे के कंपनी फिर घर में आ गई है। सनातन मल्टी स्किल्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन प्राइवेट, मतलब चलो, मुझे इस कंपनी के बारे में अब ज्यादा पता नहीं कि कौन है पर्दे के पीछे, कौन है मुझे पता नहीं, बट
चलो जी बाबा रामदेव जिंदाबाद। एंड उन्होंने टर्म ऑफ टेक ओवर का पालन किया है। एंड ठीक है, ईश्वर उनके बिजनेस को और बढ़ाए। तो दोस्तों ये थी आज की कॉर्पोरेट न्यूज़। और हाँ, एक और चीज अपडेट करनी थी। मैंने आपसे एक और वादा किया था कि अब मैं एक भाई सीए स्टूडेंट्स हो, सीएमए स्टूडेंट्स हो, सीएस स्टूडेंट्स हो, हमें कम से कम जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगली बार से कॉर्पोरेट न्यूज के बाद मैं कुछ एक या दो जो भी मेजर जियो पॉलिटिकल न्यूज होंगी उनको भी इस न्यूज के साथ कवर करने की कोशिश किया करूंगा, ताकि आपको जियो पॉलिटिकल न्यूज की भी जानकारी हो। और ध्यान रखना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, तो मैं सीधा स्ट्रीमलाइन सीधी लाइन पे चलना चाहूंगा। तो कहीं इधर उधर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करने की कोशिश करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, चलिए जी। वैसे भी आजकल जर्मनी में बैठे हुए कुछ लोग काफी वीडियो बना बना के मतलब अब क्या कहें, चलो, हालांकि वो एक्चुअल फैक्ट्स नहीं प्रेजेंट कर रहे, जहां तक मैं जानता हूं अधूरे फैक्ट्स देते हैं। अधूरा ज्ञान जो है ना वो गुमराह करता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को पूरा जियो पॉलिटिकल की भी नॉलेज हो। एज अ सीए स्टूडेंट हम कुछ ऐसी वीडियो से गुमराह ना हो जाएं। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं। अगेन, ये आप मेरी वीडियो से भी जान जाएंगे जब मैं जियो पॉलिटिकल न्यूज कवर करूंगा। ठीक है, और मैंने जानबूझ के कोई जियो पॉलिटिकल न्यूज कहीं इलेक्शन सीजन में लाया भी नहीं हूं। इलेक्शन के बाद ही शायद ये पोर्शन उठाऊंगा मैं जियो पॉलिटिकल का, इलेक्शन से पहले नहीं उठाऊंगा। चलो जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कॉर्पोरेट न्यूज के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।